एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात को माना कि गिरफ्तारी की टाइमिंग जो थी वो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी को चुनाव प्रचार से रोकने की टाइमिंग थी। अरविंद केजरीवाल को सिर्फ अभी अंतरिम राहत मिली है। केजरीवाल जी के खिलाफ है क्या, आप मुझे बताइए, क्या है इस मामले में? न इसका सिर है न पाँव है। ईडी की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया था आपको लेकर, ये कहा था कि आपने संजय सिंह को जमानत दी, देखिए वो बाहर जाकर किस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं क्या गूंगी गुड़िया बनने के लिए थोड़ी बाहर आया हूँ। मतलब मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, 30 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ। मैं गूंगी गुड़िया बनने के लिए थोड़ी बाहर आया हूँ। प्रधानमंत्री ने हाल ही में ये कहा है कि 3% मामले ही ऐसे हैं जो नेताओं के ऊपर हैं, जबकि 97% केसेस जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स पर हैं, वो लैंड माफिया पे हैं। ये अपने आप में बड़ी हास्यास्पद बात है। वो भारत के प्रधानमंत्री होकर ऐसी बात कह रहे हैं। क्या कन्विक्शन रेट है ईडी का, आपको पता है? 0.5%। मेरे खुद के मामले को लेके, खैर मुझे कोर्ट ने रोका, मैं अपने मामले में नहीं बोलता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। केजरीवाल जी के मामले को लेके कितने लोगों से पूछताछ हुई, कितने लोगों से आपने छापेमारी की, परेशान किया? तो इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री को इस तरह से झूठ नहीं बोलना चाहिए। पार्टी के 4 बड़े टॉप लीडर्स को उठाकर जेल में डाल दिया, और किसी भी पार्टी के अगर 4 बड़े लीडर्स को कोई जेल में डाल दे, कोई गिरफ्तार करा दे, तो पार्टी टूट जाती है। आम आदमी पार्टी का जन्म ही आंदोलन की कोख से हुआ है। आप हमसे इस फील्ड पे खेलना चाहेंगे, कभी नहीं जीत पाएंगे। मैं भाजपाइयों को सलाह दे रहा हूँ, ऐसे मत करो। कभी हमसे इस आधार पे तुम नहीं जीत सकते कि तुम हमें प्रताड़ित करो और सोचो कि तुम जीत जाओगे। वो गलत फील्ड पे खेल रहे हैं। ये हमारी पिच है, हमारी पिच पे आके हमसे आप कैसे जीत सकते हैं? अब अरविंद केजरीवाल क्योंकि प्रचार के लिए उपलब्ध हैं आपके पास, तो आपको लगता है कि चुनाव यहाँ से पलटेगा और बदलेगा? इंडिया गठबंधन को बहुत फ़ायदा होगा केजरीवाल जी के बाहर आने से, और वो प्रचार के लिए जाएंगे भी दूसरी जगहों पे। और आप देखिएगा कि 4 जून को जो उन्होंने कहा भी है आज कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और जो वादे हमने जनता से किए हैं उसको पूरा करेंगे। देखिए, आज उन्होंने 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई। एक तो उन्होंने कहा कि ये वन नेशन वन लीडर के फॉर्मूले पे मोदी जी काम करते हैं, और इन्होंने पूरे विपक्ष को निपटाया। क्या योगी आदित्यनाथ मोदी जी के लिए चैलेंज है? बीजेपी के अंदर उनको कोई नेता ऐसा नहीं चाहिए जो लगता है कि दूर दूर तक उनको कहीं चुनौती दे सकता है, और उनको अपने सबसे करीबी यार के लिए रास्ता बनाना है। यहाँ पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की 220 से 230 सीट जो है वो बीजेपी को मिल सकती है। ये कैलकुलेशन कैसे किया आपने? अब ये कह रहे हैं 400 पार, 400 पार, 400 पार। जनता इनको कह रही है तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। और आप देख लीजिएगा कि 300 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी इस बार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिली है, और 1 जून तक अब वो बाहर रहेंगे, प्रचार करेंगे। 11 मई को अरविंद केजरीवाल बजरंगबली के दर्शन करने के लिए पहुंचे, और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कम, उनकी रैली ज़्यादा लग रही थी। लेकिन अब क्या प्रचार की स्ट्रैटेजी में तब्दीलियां होंगी? किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति बदलेगी, और क्या कुछ हमें आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगा? इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। बहुत बहुत स्वागत है संजय सर आपका। जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है, सबसे पहले तो इसी पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात को माना कि गिरफ्तारी की टाइमिंग जो थी वो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी को चुनाव प्रचार से रोकने की टाइमिंग थी। आप देखिए कि ये मामला 2 साल से चल रहा है। आप एक देश की सबसे प्राइम जांच एजेंसी वो 2 साल में अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं कर पा रही है। जिस मामले में 7 साल की सज़ा है, उस मामले में अगर 7 साल तक आप जांच करते रहेंगे तो फिर आपकी इस जांच एजेंसी का मतलब क्या है? आप कह रहे हैं कि साहब हम 2 साल से जांच कर रहे हैं, और ठीक चुनाव के पहले केजरीवाल को आप अरेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार का और उनकी जांच एजेंसी का इंटेंशन, उनकी नीयत बिल्कुल क्लियर थी इस मामले में कि केजरीवाल को गिरफ्तार करो और चुनाव से प्रचार से रोको इनको।
और इसी के कारण ये अंतरिम राहत मिली। इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत आभार और उनके फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। इस फैसले से भारत के संविधान को, लोकतंत्र को बचाने में मदद मिलेगी और जो तानाशाही की हुकूमत देश में चल रही है उसका भी अंत करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री की तरफ से एक जवाब आया है इस सवाल पर जो आप लोग पूछते रहे हैं और आप लोग मुद्दा उठाते रहे हैं कि सरकार जो है वो जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में ये कहा है कि 3% मामले ही ऐसे हैं जो नेताओं के ऊपर हैं, जबकि 97% केसेस जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स पर हैं, वो लैंड माफिया पे हैं, वो इस तरह के अपराधियों पर हैं। देखिए, ये अपने आप में बड़ी हास्यास्पद बात है। वो भारत के प्रधानमंत्री होकर ऐसी बात कह रहे हैं। क्या कन्विक्शन रेट है ईडी का, आपको पता है? 0.5%। पिछले 10 साल में उन्होंने 7,000 छापेमारी की हैं और ऐसे वो गुमराह नहीं कर सकते देश को। सपोज कीजिए वो एक नेता को टारगेट करते, ममता बनर्जी को, गिरफ्तारी करते उनके एक मंत्री को, छापेमारी कितने लोगों पे होती है? एफआईआर कितने लोगों पे होती है? कितने लोगों की अरेस्ट करते हैं वो? पूरे ऑफिस के स्टाफ को परेशान करना है, घर वालों को परेशान करना है। अब आप कहेंगे वो तो पॉलिटिशियन है नहीं, उनको पॉलिटिशियन की कैटेगरी से आप बाहर कर देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अनिल देशमुख, 171 छापेमारी हुई है उनके यहाँ, 171। तो कितने लोगों को आपने प्रताड़ित किया उस एक फर्जी जांच में और फर्जी मामले में? मेरे खुद के मामले को लेके, खैर मुझे कोर्ट ने रोका, मैं अपने मामले में नहीं बोलता हूं, चलिए कोई बात नहीं। केजरीवाल जी के मामले को लेके कितने लोगों से पूछताछ हुई, कितने लोगों से आपने छापेमारी की, परेशान किया? तो इसलिए मैं यही कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री को इस तरह से झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये जो पूरा मामला है ईडी की जो पूरी की पूरी कार्रवाई होती है, वो टारगेट करके पार्टियों को तोड़ने के लिए, बीजेपी के इशारे पर, और उसके बाद विधायकों और सांसदों को, मंत्रियों को तोड़ा जाता है, बीजेपी में मिलाया जाता है। यही खेल इनका चल रहा है। अब बताइए, जिन लोगों पे अब छगन भुजबल की फाइल नहीं मिल रही उनको, और अजीत पवार की जांच खत्म हो गई, सारे आरोप से मुक्त हो गए वो, तो ये क्या सीधे तौर पे दिख नहीं रहा है साफ तौर पे कि भाई एक आदमी पे, जिस पे खुद देश के प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का, सिंचाई घोटाले का आरोप लगाया अजीत पवार के ऊपर, उन्हीं को आप उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उन्हीं को आप अपने गले लगा रहे हैं, उन्हीं के नाम महाराष्ट्र का खजाना सौंप दिया आपने, वित्त मंत्री बना दिया उनको। तो ये क्या है? जिसको कहते हैं कि खुलेआम भ्रष्टाचार का समर्थन, वो भारत के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी कर रही है। जिन लोगों पे ये लोग खुद से आरोप लगाते हैं, उन्हीं लोगों को पार्टियों में लाते हैं, उन्हीं लोगों को मंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। वाटर घोटाले पे जो हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ बुकलेट जारी हुई थी, वो मैंने तो नहीं जारी की थी ना, खुद बीजेपी ने जारी की थी, और उसी व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। अशोक चौहान पे प्रधानमंत्री जी का बयान है, फौजियों की विधवाओं के पैसे जिस आदमी ने खाए। अब वो आपकी पार्टी में आ गए तो फौजियों की विधवाओं के पैसे नहीं खाए, सब ठीक हो गया। तो ये जो इनका असली चेहरा है वो देश के सामने उजागर हुआ है कि मोदी वॉशिंग पाउडर में जो आदमी धुल जाता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है, और जो इनके खिलाफ खड़ा होता है उसको पकड़ पकड़ के जेल में डालते हैं। केजरीवाल जी को आपने जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को डाल दिया, मुझे 6 महीने जेल में रखा आपने। तो ये तो पार्टी खत्म करने की ये जो बात आप अभी कह रहे हैं, ये बात आज मुख्यमंत्री ने भी कही कि हमारी पार्टी के 4 बड़े टॉप लीडर्स को उठाकर जेल में डाल दिया, और किसी भी पार्टी के अगर 4 बड़े लीडर्स को कोई जेल में डाल दे, कोई गिरफ्तार करा दे, तो पार्टी टूट जाती है। लेकिन आपकी पार्टी नहीं टूटी। तो आपकी पार्टी ना टूटने की क्या वजह है कि आपको जेल? आंदोलन की कोख से निकले हुए हैं। आम आदमी पार्टी का जन्म ही आंदोलन की कोख से हुआ है। आप हमसे इस फील्ड पे खेलना चाहेंगे, कभी नहीं जीत पाएंगे। मैं भाजपाइयों को सलाह दे रहा हूँ, ऐसे मत करो। कभी हमसे इस आधार पे तुम नहीं जीत सकते कि तुम हमें प्रताड़ित करो और सोचो कि तुम जीत जाओगे। वो गलत फील्ड पे खेल रहे हैं, ये हमारी पिच है,
हमारी पिच पे आके हमसे आप कैसे जीत सकते हैं? भाई आंदोलन हमारी पिच है, लड़ना हमारी पिच है, संघर्ष करना हमारी पिच है। आप सोचते हैं कि हमें जेल में डाल के आप जीत जाएंगे, तो कैसी गलतफहमी आपने पाल ली? इसमें कभी आप सफल नहीं होंगे। लेकिन अभी राहत आपको तो नियमित जमानत मिली है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को सिर्फ अभी अंतरिम राहत मिली है। मैं कह रहा हूँ सारा सच देश के सामने आएगा, आप देख लीजिएगा। केजरीवाल जी के खिलाफ है क्या, आप मुझे बताइए, क्या है इस मामले में? न इसका सिर है, न पाँव है। एक व्यक्ति 12 बयान देता है शरद रेड्डी, और 10 बयान में केजरीवाल जी का नाम नहीं लेता है। अंतिम 2 बयान में नाम लेता है, उसके बाद उसको बेल मिल जाती है। 10 बयान में जिसमें नाम नहीं लेता उसको ईडी छिपा लेती है। तो ये क्या है? कौन सा इन्वेस्टिगेशन है ये 10वीं के बच्चे को भी समझ में आता है कि इन्वेस्टिगेशन क्या है। मंगुंटा रेड्डी, राघव रेड्डी, इन दोनों ने कुल मिला के 10 स्टेटमेंट दिए। 8 स्टेटमेंट में केजरीवाल का नाम नहीं है। अंतिम के 2 स्टेटमेंट में केजरीवाल का नाम आता है, राघव रेड्डी को बेल मिल जाती है। बाकी के 8 स्टेटमेंट जिसमें केजरीवाल का नाम नहीं रहता उसको ईडी छिपा लेती है। तो ये आखिर है क्या? कौन सी इन्वेस्टिगेशन है? अगर आप कहते हैं सेक्शन 50 पीएमएलए में जो भी बयान हम दर्ज कराते हैं, कोई भी व्यक्ति दर्ज कराता है, तो वो बयान 164 के बराबर महत्व रखता है, यानी कि न्यायाधीश के सामने दिए गए बयान के बराबर उस बयान का महत्व है। तो आपने उस बयान को छिपाया क्यों? न्यायाधीश के सामने क्यों नहीं रखा? क्योंकि न्यायाधीश पूरी सच्चाई को समझ जाते। इसलिए ये एक अजीब तरीके की इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसका न सिर है न पाँव है। और जिस शरद रेड्डी ने अपनी अरेस्ट के बाद 60 करोड़ रुपए बीजेपी को रिश्वत दी, उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, किसी बीजेपी नेता से पूछताछ नहीं कर रहे हैं, उनको कभी बुला नहीं रहे हैं। अच्छा, तो ये तो पर्पज आपका समझ चुनाव को लेकर अब मैं बात कर लेती हूँ। अब अरविंद केजरीवाल क्योंकि प्रचार के लिए उपलब्ध हैं आपके पास, तो आपको लगता है कि चुनाव यहाँ से पलटेगा और बदलेगा? देखिए, आज उन्होंने 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई। एक तो उन्होंने कहा कि ये वन नेशन वन लीडर के फॉर्मूले पे मोदी जी काम करते हैं, और इन्होंने पूरे विपक्ष को निपटाया। अलग अलग राज्यों में, वो चाहे ममता बनर्जी के नेता और मंत्री हों, वो चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री हों, वो चाहे संजय रावत जी हों, उद्धव ठाकरे जी हों, उनकी पार्टी के लोग हों, वो चाहे शरद पवार जी और उनकी पार्टी के लोग हों, वो चाहे स्टालिन और उनकी पार्टी के लोग हों, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाला। तो पूरे देश में एक तो इनका काम है कि अभियान चला के, तेजस्वी यादव हो गए, उनके पिता लालू यादव। तो अब आप देखिए कि पूरे देश में एक तो इनका अभियान है कि पूरे विपक्ष को पकड़ पकड़ के जेल में डालो। दूसरा इनका अभियान क्या है? खुद बीजेपी के अंदर जो भी थोड़े बहुत भी ताकतवर नेता हैं, उनको पूरी तरीके से राजनीति उनकी ख़त्म करो। आडवाणी जी की राजनीति इन्होंने ख़त्म कर दी, मुरली मनोहर जोशी जी की राजनीति ख़त्म कर दी, यशवंत सिन्हा जी की राजनीति ख़त्म कर दी, सुमित्रा महाजन जी की राजनीति ख़त्म कर दी, शिवराज सिंह चौहान जिसने इतनी बड़ी जीत दिलाई मध्य प्रदेश में, उनकी राजनीति ख़त्म कर दी, वसुंधरा राजे की राजनीति ख़त्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति ख़त्म कर दी। तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बड़े नेता थे, उनकी राजनीति इन्होंने समाप्त कर दी, ख़त्म कर दी। अब अगला नंबर क्या है? अगला नंबर किसका है? पब्लिक से पूछा उन्होंने। आपके सामने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों की एक ही बात थी कि भाई अगला नंबर योगी का है, अगले नंबर योगी को निपटाएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ का जो नंबर है वो अगला नंबर है? बीजेपी के अंदर उनको कोई नेता ऐसा नहीं चाहिए जो लगता है कि दूर दूर तक उनको कहीं चुनौती दे सकता है, और उनको अपने सबसे करीबी यार के लिए रास्ता बनाना है। अमित शाह जी के क्या लिए। योगी आदित्यनाथ मोदी जी के लिए चैलेंज है? दूसरी बात, प्रधानमंत्री कह चुके हैं 75 साल के उम्र में बीजेपी के नेता को रिटायर हो जाना चाहिए। ये उन्होंने आधिकारिक रूप से बयान भी दिया और तय भी किया है। अब उनकी उम्र 75 साल अगले साल होने जा रही है, तो उसके बाद नंबर किसका आएगा? अमित शाह का आएगा। तो मोदी जी जो गारंटी दे रहे हैं इस देश की जनता को, उसको पूरा कौन करेगा? अमित शाह पूरा करेगा। 10 साल आपने तो कुछ पूरा किया नहीं,
अब आप अमित शाह के भरोसे देश छोड़ना चाहते हैं। तो इसलिए ये सारे प्रश्न हैं जो आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है देश के सामने, जिसको केजरीवाल साहब ने उठाया। देश के संविधान का मसला हो, देश के आरक्षण की व्यवस्था का मसला हो, चुनाव को जिस तरीके से लोग ख़त्म कर रहे हैं राज्य दर राज्य, इसका मसला हो, तो ये सारे प्रश्न उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए। और मैं समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन को बहुत फ़ायदा होगा केजरीवाल जी के बाहर आने से, और वो प्रचार के लिए जाएंगे भी दूसरी जगहों पे। और आप देखिएगा कि 4 जून को जो उन्होंने कहा भी है आज कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और जो वादे हमने जनता से किए हैं उसको पूरा करेंगे। अरविंद केजरीवाल के आने के बाद अब क्या कुछ तब्दीलियां आप लोग अपनी रणनीति में करने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार करने जाएंगे केजरीवाल जी। दूसरी बात यह है कि जो मुद्दे आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़े हैं, वो चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जनता को हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई इन इन मुद्दों के नाम पर आप वोट कीजिए। ये नकली मुद्दे जो चुनाव के समय में लाते हैं, कभी भैंस का मुद्दा ले आए, कभी बकरी का मुद्दा ले आए, कभी मंगलसूत्र का मुद्दा ले आए, कभी कोई मुद्दा ले आए, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे मुद्दों से आपका ध्यान भटकाने के अलावा, आपको गुमराह करने के अलावा इन इन मुद्दों का कोई और उठाने का कोई और कारण नहीं होता। तो उससे दिमाग हटा के हम बात करेंगे लोगों की ज़िंदगी में कैसे उनकी दुश्वारियाँ दूर हो सकती हैं, लोगों की ज़िंदगी में बदलाव कैसे आ सकता है। और ये अपील करेंगे लोगों को कि भाई कैसे कैसे मंजर अब ये आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। आज देश की हालत क्या कर दी प्रधानमंत्री जी ने। रोजगार की हालत देख लीजिए आप। आपने 20 करोड़ नौकरी देने के लिए कहा था 10 साल में। प्रधानमंत्री से पूछा गया संसद के अंदर, सरकार का जवाब है मात्र 7 लाख नौकरियां दी हैं उन्होंने, और वो भी 7 लाख कहाँ दी हैं पता नहीं किसी को। प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से महंगाई कम करने का वादा किया था। कहा था 40 रुपए में डीजल बिकेगा, 50 रुपए में पेट्रोल बिकेगा, पता नहीं क्या क्या वादे किए थे उन्होंने। 120 रुपए में पेट्रोल बिका, 100 रुपए में डीजल बिका, 300 रुपए की दाल बिकी, 250 रुपए का सरसों का तेल बिका लीटर का। तो महंगाई आसमान पे पहुंचाई, सब्जियां महंगी की, सारे कुछ महंगा हुआ इनके समय में। तीसरा वादा उन्होंने किसानों से आमदनी दोगुना करने का कहा था, तो उनको धोखा दिया उन्होंने, उनको लाठियां पिटवाई। और जब भी उन्होंने फसल का दाम मांगा, खाद मांगा, बीज मांगा, तो बदले में उनको लाठियां मिली। 3 काले कानून के खिलाफ 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, तो किसानों को धोखा दिया आपने। अब पहलवानों पे आ जाइए। यहीं दिल्ली में पहलवान बेटियां बैठी रहीं जंतर मंतर पे, उनको न्याय नहीं मिला, उनको घसीट घसीट के मारा गया। तो न ये किसान के हैं, न नौजवान के हैं, न पहलवान के हैं। ये देश में किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भलाई के बारे में नहीं सोचते, खाली नफरत फैलाओ, झूठ बोलो, देश के ऊपर राज करो। तो मोदी जी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे मोदी जी ने अडानी अंबानी का भी नाम ले लिया। मतलब 10 साल तक आपने पूरे देश के संसाधन अडानी के नाम एक एक करके नीलाम किया। कोयला उसको दिया, गैस उसको दिया, बिजली उसको दिया, पानी उसको दिया, सड़क उसको दिया, स्टील उसको दिया, पोर्ट उसको दिया, एयरपोर्ट उसको दिया, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा उसको दिया। सब कुछ आपने अडानी के नाम कर दिया। और अब आप कह रहे हैं कि अडानी अंबानी के भ्रष्टाचार पे कोई नहीं बोलता। अरे हम तो रोज बोलते हैं। आप कह रहे हैं टेम्पू से काला धन गया, आपको नंबर मालूम है टेम्पो का, पकड़िए ना। आपकी ईडी सीबीआई क्या कर रही है? आपके राज में टेम्पू में भर भर के, बोरे में भर भर के काला धन जा रहा है। देश का प्रधानमंत्री कुछ भी बोलता रहेगा? वो कोई सामान्य व्यक्ति है क्या? देश के प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं कि काला धन अडानी अंबानी पहुंचा रहे हैं, टेम्पू में भर भर के पहुंचा रहे हैं, तो कार्रवाई कौन करेगा? सरकार किसकी है? यहाँ ओबामा की सरकार चल रही है। किसकी सरकार है भाई? आप अरेस्ट कीजिए उन लोगों को। अच्छा संजय जी, आज मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि 230 से 220 ये कुछ कैलकुलेशन थी उनकी सीट्स को लेकर बीजेपी के लिए। बीजेपी ये कह रही है, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि बीजेपी
370 पार और एनडीए जो है वो 400 पार। और यहाँ पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की 220 से 230 सीट जो है वो बीजेपी को मिल सकती है। ये कैलकुलेशन कैसे किया आपने? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि ये जो 400 पार का नारा है, ये अपने आप में एक फर्जी बेबुनियाद नारा है और ऐसे नारे प्रधानमंत्री जी 10 साल में कई बार दे चुके हैं। आपको मैं याद दिलाता हूँ एक-एक करके। ये गए बंगाल, इन्होंने कहा 200 पार, आई 73 सीट। ये गए झारखंड, इन्होंने कहा 65 पार, आई 23 सीट। ये गए महाराष्ट्र, इन्होंने कहा 150 पार, आई 105 सीट। ये गए कर्नाटक, इन्होंने कहा 130 पार, आई 65 सीट। ये गए हरियाणा, इन्होंने कहा 75 पार, आई 40 सीट। आए दिल्ली, इन्होंने कहा 45 पार, आई 8। गए मिजोरम, इन्होंने कहा 21 पार, 21 पार, 21 पार, आई 1 सीट। अब ये कह रहे हैं 400 पार, 400 पार, 400 पार। जनता इनको कह रही है तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। इस देश की जनता इनको तड़ी पार करेगी। इस बार चुनाव में बुरी तरीके से हराने का काम करेगी और आप देख लीजिएगा कि 300 से ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी इस बार। मतलब केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। बिल्कुल बन रही है, बिल्कुल बन रही है और यही कारण है प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं। प्रधानमंत्री की जो भाषा है 3 चरणों के चुनाव के बाद, आप देख लीजिए वो किस तरीके से बौखला के बोल रहे हैं। तो ये एक प्रमुख कारण है उसका। दिल्ली में आप और कांग्रेस मिलकर लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी अब क्योंकि अंतरिम जमानत पर बाहर हैं, तो क्या कोई ऐसी प्लानिंग है कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, कुछ बड़े लीडर्स, आप की पार्टी से आप, गोपाल राय, ये तमाम लोग मिलकर कोई प्रचार करें, कोई जनसभा करें? निश्चित रूप से उसकी एक रणनीति बन के उस पर काम होगा। अभी तो कल ही आए हैं केजरीवाल जी और आज उनकी 2 बड़ी रोड शो का बड़ा रोड शो का कार्यक्रम है। आगे का भी कार्यक्रम दिल्ली में और जगहों पे भी बनेगा। अरविंदर सिंह लवली आपको और कांग्रेस को मिलाने में बड़ा रोल निभा रहे थे, वो छोड़कर चले गए और जब छोड़कर गए तब उन्होंने अलायंस को बड़ा मुद्दा बताया। अब आदमी जब पार्टी छोड़ के जाता है तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही, उस पर मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। जब वो अपना दल छोड़ के जा रहे हैं कहीं दूसरे दल में, तो अपना अपनी बात को, अपने काम को जायज़ ठहराने के लिए कुछ तो बोलेंगे। अच्छा, एक मनीष सिसोदिया को लेकर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि लंबा वक्त हो गया है मनीष जी को भी, 14 महीने तकरीबन पूरे हो चुके हैं और अभी तक बेल नहीं मिली है, उनको रेगुलर बेल नहीं मिली है। अभी मामला हाई कोर्ट में दोबारा से, क्या लग रहा है कब तक उनको कोई राहत कोर्ट से मिल सकती है? जल्दी ही मिलेगी क्योंकि उनके मामले में भी कुछ नहीं है और मैं कोर्ट की सुनवाई या कार्रवाई पे कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन अगर आप जो मनीष सिसोदिया जी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में खुद लिखा है कि बहुत सारे सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछे उसका कोई जवाब नहीं था ईडी के पास। तो इसलिए मैं कहता रहा हूँ, ये जो पीएमएलए का कानून है, इसमें आप किसी को भी जेल में रखने के लिए ये कानून बनाया गया है। इसका मकसद, जो इसका उद्देश्य था, वो तो ये था कि भाई ड्रग डीलर्स के ऊपर कार्रवाई होगी, हवाला कारोबारियों पे कार्रवाई होगी, लेकिन ये तो कार्रवाई जानबूझ के पॉलिटिशियंस के ऊपर की जा रही है। देश के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्रियों में एक मनीष सिसोदिया को आपने पकड़ के जेल में डाल दिया। 14 महीने से वो जेल में है। क्या हासिल हो गया आपको? कुछ भी उनके घर पे ना 1 रुपये मिला, ना उनके गांव में 1 रुपये मिला, ना उनके बैंक में 1 रुपये मिला। कोई आपको सबूत नहीं मिलता। बावजूद इसके आप, और जिन जिन लोगों के यहाँ भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं वो आपकी पार्टी में चले जाते हैं तो वो बच जाते हैं। ये बड़ी विडम्बना है। अच्छा, जब अरविंद केजरीवाल का मैटर सर्वोच्च न्यायालय में था और कोर्ट ने ये कहा था कि अंतरिम जमानत देने पर हम विचार कर सकते हैं लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र, तब ईडी की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया था आपको लेकर। ये कहा था कि आपने संजय सिंह को जमानत दी, देखिए वो बाहर जाकर किस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। जो कोर्ट ने कहा है उसका पालन कर रहे हैं। मैंने किसी स्टेटमेंट में अपने बारे में, अपनी भूमिका के बारे में, कोर्ट ने मुझे मना किया है कि आप अपनी केस में अपनी भूमिका के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। मैं नहीं बोलता हूँ, आपके सामने भी नहीं बोला, तो मैं नहीं बोलता हूँ, उसका पालन करता हूँ। बाकी मुद्दों पे बोलता हूँ। और मैं क्या गूंगी गुड़िया बनने के लिए थोड़ी बाहर आया हूँ। मतलब मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, 30 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ। मैं गूंगी गुड़िया बनने के लिए थोड़ी बाहर आया हूँ। आया हूँ तो बोलने के लिए आया हूँ ना, अपनी बात कहने के लिए आया हूँ ना। लोकतंत्र में इसी बात की तो आज़ादी है। तो क्या चाहती है सरकार कि मैं
उनकी तानाशाही को स्वीकार करते हुए चुपचाप खामोश बैठा रहूं घर पे, ये तो नहीं होगा। चलिए अब आपसे एक आखिरी सवाल। दिल्ली में 7 सीटें हैं, 4 पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस लड़ रही है और पिछले 2 चुनावों से सातों की सातों सीटें बीजेपी जीत रही है। इस बार का क्या स्कोर रहेगा? इस बार सातों की सातों सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जीतेगी। वजह क्या लग रहा है? वजह सबसे बड़ी यही इनकी तानाशाही, और इन्होंने कुछ किया नहीं जनता के लिए। बेरोजगारी है, महंगाई है। आपने उनके सबसे लोकप्रिय नेता को पकड़ के जेल में डाल दिया, अरविंद केजरीवाल को। 23 दिन तक इंसुलिन नहीं दे रहे हैं, आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो लोग अरविंद केजरीवाल को प्यार करते हैं, और आप देखिएगा कि इस चुनाव में बहुत बड़ा परिवर्तन दिल्ली के अंदर होगा। चलिए संजय जी कह रहे हैं कि इस चुनाव में बहुत बड़ा परिवर्तन दिल्ली में भी होगा और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 4 जून को नतीजे सामने आएंगे, तब पता चलेगा कि देश में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन संजय सिंह जिस तरीके से जाने जाते हैं अपने आक्रामक अंदाज में बात करने के लिए, कुछ उसी अंदाज में उन्होंने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला और साफ तौर पर उनका कहना है कि सरकार बदलने का समय आ चुका है। कैमरामैन नीतीश के साथ अनुराधा तंवर, दिल्ली तक।